मैं गिरिराज प्रसाद मीणा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय दौसा। हाँ, मैं स्वतंत्र भारत में राजनीति के अंतर्गत अध्याय 3 में जो नियोजित विकास की राजनीति है उसके अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं और इसमें एक वीडियो हम पूर्व में जारी कर चुके हैं। आज हम यहाँ अपना दूसरा वीडियो जारी करने जा रहे हैं। आज हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं और इस प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से सन 1956 की है, इसमें देश की गरीबी का जो मकर जाल था, इस मकर जाल को निकालने की पूरी कोशिश थी और योजना को तैयार करने में जो विशेषज्ञ जुटे थे के.एन. राज थे और उसमें जो युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए क्योंकि तेज़ रफ्तार से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा और इसीलिए पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप योजना में बांध और सिंचाई क्षेत्र के निवेश किया गया और देश विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गहरी मार झेलनी पड़ी थी और इसी क्षेत्र पर बहुत अधिक हमें ध्यान देना ज़रूरी था, जिससे के तहत भाखड़ नांगल जैसी विशाल परियोजना के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई। इस योजना में माना गया कि देश में भूमि के वितरण का जो डर्रा मौजूद है उससे कृषि के विकास को सबसे बड़ी बाधा पहुंचती है और इस योजना में भूमि सुधार पर भी जोर दिया गया ताकि देश के विकास की बुनियादी चीज़ माना गया। योजनाकारों ने बुनियादी लक्ष्य को राष्ट्रीय आय के स्तर से ऊंचा करने का मुख्य आधार रखा और ये तभी संभव है जब लोगों की बचत उनके खर्चे से ज़्यादा हो और 1950 के दशक के अंतर्गत खर्च का स्तर भी बहुत नीचा था, इसे अब और कम नहीं किया जा सकता था। इसी कारण योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की। यह काम बहुत कठिन था क्योंकि देश में रोजगार के काबिल जितने लोग थे उनकी तुलना में देश का मौजूदा पूंजी भंडार कम था, जिसके परिणाम स्वरूप नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत और तीसरी योजना तक बढ़ी, लेकिन यह बचत उम्मीद के अनुरूप नहीं हुई। प्रथम योजना की शुरुआत में कहीं ज़्यादा बचत की उम्मीद की गई थी, जो 1960 के दशक से लेकर 1970 के शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी आई। अब इसके तहत उद्योगों की तेज़ी से रफ्तार दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया और पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों ने एक टोली से ये योजना तैयार की। जो पहली योजना का मूल मंत्र था उससे थोड़ी परे हटकर दूसरी योजना में कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी। क्योंकि पहली योजना का मूल मंत्र धीरज था, तो दूसरी योजना में तेज गति से बढ़ाने की रफ्तार को बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसके लिए हर संभव दिशा में बदलाव की बात तय की गई और सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए भारी शुल्क लगाया। संरक्षण की इस नीति से और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ाने में मदद मिली। अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे, इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी, संचार जैसे उद्योगों को
सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था। दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का एक प्रकार से ये नया आयाम था और इसके साथ कुछ समस्याएं भी थी। भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था और विश्व बाजार में प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुत सी मूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त उद्योगों में भी कृषि की अपेक्षा निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया गया। ऐसे में खाद्यान्न संकट की आशंका अलग से सता रही थी और भारत के योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन बनाने में भारी कठिनाई आई। तीसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना की अपेक्षा करते कुछ खास अलग नहीं थी और आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि इस समय से योजना की रणनीति में सीधे सीधे शहरों की तरफदारी होती नज़र आ रही है और इसी को मानते हुए लोगों ने माना कि कृषि की जगह उद्योगों को प्राथमिकता देकर गलती की गई है और कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि भारी उद्योगों की जगह कृषि आधारित उद्योगों पर जोर दिया जाए। तो ये कुछ विवाद के विषय भी आ गए थे और इसी के तहत मुख्य विवाद क्या रहे, इसका शुरुआती दौर आ गया क्योंकि विकास की जो रणनीति थी उस रणनीति अपनाई गई। इसमें बड़े सवाल पैदा हो गए और हम यहाँ दो सवालों पर मुख्य चर्चा करेंगे। एक तो है कृषि बनाम उद्योग और एक है दूसरा है निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। ये दो विवाद ऐसे रहे हैं जिनके परिणाम स्वरूप काफ़ी कुछ हमारे ये योजनाएं चर्चित रही हैं। तो सबसे पहला है कृषि बनाम उद्योग। कृषि बनाम उद्योग के अंतर्गत हमें भारत जैसी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के बीच किसमें सबसे अधिक स्थिति रही है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस क्षेत्र के अंतर्गत अपने एक गरीबी का जो मकर जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता था, ऐसे में लोगों का तर्क था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ावा देने की रणनीति अवश्य अपनाई जानी चाहिए और इसी के तहत सामुदायिक विकास के कार्यक्रम तथा सिंचाई पर बड़ी रकम खर्च करने की बात मानी गई क्योंकि इसमें कई दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का जो अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योगों पर जो जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को जो चोट पहुंची थी, उसमें जेसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया था जिससे ग्रामीण औद्योगिक पर ज़्यादा जोर था। चौधरी चरण सिंह ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र रखने की बात को बड़े सुविचारित किया, दमदार ढंग से इस बात को उठाई और उस समय चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे। बाद में उन्होंने अलग होकर भारतीय लोक दल नामक एक पार्टी बना ली थी। औद्योगिक तबके समृद्ध हो रहे थे, इसकी कीमतें किसान और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही थी। तो कई अन्य लोगों का सोचना था कि औद्योगिक उत्पादन की जो वृद्धि दर को तेज़ी से किया जा रहा है और गरीबी मकर जाल से छूट नहीं पा रही है, ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था के नियोजन से खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की जो रणनीति अवश्य अपनाई गई थी, जिससे राज्य के भूमि सुधार और ग्रामीण विकासों के बीच संसाधन के बंटवारे के लिए जो कानून बनाए और नियोजन में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम तथा सिंचाई परियोजना पर बड़ी रकम खर्च करने की बात मानी गई थी। इस योजना की नीतियाँ असफल नहीं हैं, लेकिन दरअसल इनका कार्यान्वित ठीक नहीं हुआ
क्योंकि भूमि संपन्न तबके के पास सामाजिक और राजनीतिक ताकतें ज़्यादा थी। जिसके अतिरिक्त ऐसे लोग एक दलील ये भी थे कि यदि सरकार कृषि पर ज़्यादा धनराशि खर्च करती तभी ग्रामीण गरीबी की विकराल समस्या का समाधान कर पाती थी। अब अगला बिंदु है निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्या है कि विकास के जो दो जाने माने मॉडल थे, भारत ने उनमें से किसी को नहीं अपनाया। पूंजीवादी मॉडल के विकास का काम पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे होते थे और भारत ने यह रास्ता नहीं अपनाया। भारत ने विकास की समाजवादी मॉडल भी नहीं अपनाया, जिसमें निजी संपत्ति को खत्म ही कर दिया जाता है। इस तरह के उत्पादन से राज्य का नियंत्रण होता है। इन दोनों ही मॉडल की एक बातों को ले लिया गया और अपने देश में इन्हें मिले जुले रूप से लागू किया गया और इसी कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से क्यों जाना जाता है, उसका मेन कारण यही है कि हमारे यहाँ कुछ जो पूंजीवादी मॉडल था उसमें से कुछ रास्तों को उसमें से अपनाया गया है और कुछ को समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत से। तो इन दोनों के मिली जुली हुई आधार को ही हमारे यहाँ मिले जुले रूप में लागू किया गया है। इसीलिए हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब इसके तहत हमारे यहाँ किसान जो खेती किसान है वो व्यापारी और उद्योगों को एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में रहा और राज्य ने अपने हाथों में भारी उद्योगों को रखा और उनके आधार ढांचा प्रदान किया गया और राज्य ने सरकार के नियम भूमि और कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप भी किए। इस तरह से मिले जुले मॉडल की आलोचना हालांकि दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों खेमों से हुई। आलोचकों का कहना था कि योजना ने निजी क्षेत्र में पर्याप्त जगह नहीं दी है और निजी क्षेत्र के बढ़ावा के लिए कोई उपाय किया गया है और विशाल सार्वजनिक क्षेत्र के ताकतवर निहित स्वार्थ को खड़ा किया है और निवेश के लिए लाइसेंस तथा परमिट की प्रणाली खड़ी करके निजी पूंजी की राह में रोड़े अटकाएं। इसके अतिरिक्त सरकार ने ऐसी चीज़ों के आयात पर भी बाधा आयद की जिन्हें घरेलू बाजार में बनाया जा सकता है। ऐसी चीज़ों के उत्पादन का बाजार एक तरह से प्रतिस्पर्धा विहीन हो गया और निजी क्षेत्र के पास अपने उत्पादकों की गुणवत्ता सुधारने अथवा उन्हें सस्ता करने की कोई हड़बड़ी नहीं रही। इस प्रकार सरकार ने अपने नियंत्रण में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें रखी हैं। दूसरी ओर कुछ आलोचक भी ये भी सोचते थे कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना उसने नहीं किया है। इन आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि जनता की शिक्षा चिकित्सा मद में सरकार ने कुछ खास धनराशि खर्च नहीं की है और सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया है जहां निजी क्षेत्र के लिए तैयार नहीं थे। दरअसल सरकार ने इस तरह से निजी क्षेत्र को मुनाफा कमाने में मदद की है। इसके अतिरिक्त मदद गरीब की होनी चाहिए, लेकिन राज्य के हस्तक्षेप के फलस्वरूप एक नया मध्यम वर्ग खड़ा हुआ है जो बगैर खास जिम्मेदारी के मोटी तनख्वाह सहित अन्य सुविधाओं को भोग रहा है। तो यह ऐसी स्थिति में गरीबी में ज़्यादा कमी नहीं आई है और गरीबी का प्रतिशत कुल जनसंख्या में भला ही कम हुआ हो लेकिन उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ये इसके कुछ आलोचनात्मक आधार है। अब इसके मुख्य परिणाम क्या रहे? मुख्य परिणामों के अंतर्गत आज़ाद भारत के सामने जो 3 चुनौतियाँ थी जिन्हें और हमने इन तीनों अध्यायों में इन चुनौतियों की चर्चा की है। तो तीसरी चुनौती जो सबसे कठिन साबित हुई थी वह नियोजित विकास की शुरुआत की कोशिश है जो देश के आर्थिक विकास और सभी नागरिकों की भलाई के लक्ष्य में आंशिक सफलता मिली। इसी का हम अध्ययन कर रहे हैं यहाँ और इसी दिशा में बड़े कदम न उठा पाने की असक्षमता एक राजनीतिक समस्या के रूप में सामने आई और असमान विकास में जिसको ज़्यादा फायदा पहुंचा था वे जल्दी ही राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए उठे और उन्हें
कारण सबकी भलाई का ध्यान न रखकर विकास की दिशा और कदम उठाए गए। अब बुनियावाद में नियोजित विकास की जो शुरुआत और मूल्यांकन करते हैं हम, तो इस ध्यान रखना होगा हमें कि इसी दौर में भारतीय के आगामी आर्थिक विकास की बुनियादी पड़ी और भारत के इतिहास की कुछ सबसे बड़ी विकास परियोजनाएं इसी अवधि में शुरू हुई, जिसमें सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए शुरू की गई हावड़ा नांगल और हीराकुंड जैसी विशाल बांध परियोजना शामिल हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ भारी उद्योग जैसे इस्पात संयंत्र, तेल शोधक संयंत्र तथा इनके कारखाने, विनिर्मित इकाइयाँ, रक्षा उत्पादन आदि भी इसी अवधि में शुरू किए गए। इसी दौर में परिवहन और संचार के आधारभूत ढांचे में भी काफ़ी लाभ हुआ। बाद के समय में कुछ विशाल परियोजनाओं की खूब हालांकि आलोचना हुई है, लेकिन फिर भी बाद के समय की आर्थिक समृद्धि, निजी क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि भी शामिल है। इस बुनियादी के बगैर संभव नहीं हो पाती।